नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोग भी उसी मेहनत से, उसी लगन से लगे होंगे जिस लगन से हम आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। बस पढ़ते चलिएगा और पेपर की तारीख का इंतज़ार ज़रूर करते चलिएगा और बस इतना ज़रूर करिए कि चीज़ों को नोट करते चलिए और बार बार पढ़िए। नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है पुरानी चीज़ का रिवीजन। ज़रूरी दोनों चीज़ें हैं, नया पढ़ना भी ज़रूरी है और पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी चीज़ों का रिवीजन ना करें और नया पढ़ते रहें तो पता लगा कि आप बस केवल आखिरी चैप्टर के ही होके रह जाओ, बाकी पीछे का सब कुछ सफाचट हो जाए मामला। तो ऐसा मत करना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से प्राण ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? प्राण की बात हो रही है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था संबल में वर्गीकरण पूछा गया था। इसमें आपसे पूछ लिया है प्राण में। हम पूरा विस्तार से हम आपको बता चुके थे पिछली क्लास में कि उच्चारण के आधार पर ध्वनियों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, संपृक्त, युग्मक और संयुक्त ध्वनि में। युग्मक को ही द्वित्व बोल देते हैं। तो जब दो व्यंजनों के बीच में कोई आधा व्यंजन इस्तेमाल होता है तो वो क्या हो जाता है? वो आपकी संपृक्त ध्वनि हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब किसी पूर्ण व्यंजन के साथ में आधा व्यंजन लग जाए और उसे स्वर की सहायता से बोला जाए, यानी कि स्वर भी साथ में आ रहा हो, जैसे कि प्राण, पा, आधा रा और आ, ये मिलके क्या बन गया आपका? प्रा बन गया, ठीक है ना। केवल प्रा की हम बात करते हैं, प्रा बन गया। इसी वजह से क्वेश्चन बना हुआ है। तो फिर जब यहां पे स्वर आ रहा है तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त ध्वनि। हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। स्वर आ रहा है, अगर दो व्यंजनों के बीच में आधा व्यंजन आ रहा है तो फिर वो क्या हो जाता है? वो संपृक्त हो जाता है। हम पूरा विस्तार में आपको पिछली क्लास में हम ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उच्चारण की दृष्टि से दिक्कत की बात कर रहा है। दिक्कत ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? अभी एक एग्जाम्पल हमने देखा, संबल हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि दो व्यंजनों के बीच में एक आधे व्यंजन का इस्तेमाल किया जा रहा। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा प्राण, जिसमें हमने देखा कि एक पूर्ण व्यंजन के साथ में एक आधा व्यंजन लगाया जा रहा और उसके साथ में स्वर भी लगाया जा रहा, तब उसका उच्चारण हो रहा है। एक हमने ये देखा। तीसरा हमें दे दिया गया दिक्कत दे दिया गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि दिक्कत में एक ही व्यंजन अपने आधे स्वरूप में है और अपने पूर्ण स्वरूप में है। बात आई ना समझ में? तो जब इस प्रकार से कोई व्यंजन संयुक्त होकर आता है जो अपने ही आधे और अपने ही पूर्ण रूप के साथ में मिलकर आता है, उसे हम क्या कह देते हैं? युग्मक या द्वित्व ध्वनि हम उसे बोल देते हैं। बात समझ में आई? संपृक्त, युग्मक और संयुक्त तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। युग्मक को ही हम लोग द्वित्व ध्वनि भी बोल देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कल मुझसे आएगी, रेखांकित शब्द हो गया वह कल मुझसे मिलने आएगी। रेखांकित शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। वो आपसे यह भी पूछ सकता था कि कौन सा सर्वनाम है, तो आंसर हो जाता पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए कोई बात कहते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को भी तीन हिस्सों में बांटा गया है। कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम क्या होता है? जो वक्ता होता है, बोलने वाला, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिससे ये बोलता है, ठीक है ना, जिससे बोलता है, यानी कि श्रोता। और अन्य क्या होता है? जिसके लिए बोलता है, जिसके लिए बोलता है,
जिसके लिए बोलता है। अब देखिए वह कल मुझसे मिलने आएगी, इसमें हमें क्या भाव निकल के आ रहा, यानी कि ये वक्ता के लिए तो वह शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ जो बात कर रहा है, जो सामने खड़ा है उसके लिए भी वह शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर मान लो जिसके लिए बात हो रही वो अगर सामने खड़ा हो और सामने वाले के लिए अगर बात हो रही हो तो उससे कहा जाएगा कि तुम कल मुझसे मिलने आओगी, वह की बात क्यों होगी, तो वह के लिए मतलब क्या है, अन्य व्यक्ति हो गया ये सामने भी नहीं है, यानी कि वह यहां पर किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, अन्य पुरुष में इस्तेमाल हो रहा है यहां पर, ठीक है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, हम देख रहे हैं कि दो वाक्यों को जोड़ा गया है, ठीक है ना। वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प कौन सा है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, यानी कि वाक्य में क्या हो रहा है, दो वाक्यों में संबंध स्थापित किया जा रहा है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, ठीक है ना, यानी कि जिसे बुलाया था वह आया है, दोनों वाक्यों में संबंध की स्थापना हो रही है, यानी कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम आपका यहां पर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस क्वेश्चन अलग से हमें समझ में आ रहे हैं। संबंधवाचक शब्द कौन से होते हैं, जो, सो, ये सारे शब्द होते हैं ना। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, भाववाचक संज्ञा, हम आपको संज्ञा जब पढ़ाए थे तब हमने आपको बताया था कि भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से होते हैं, एक हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा से बन जाता है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बन जाता है भाववाचक संज्ञा। दूसरा किससे बन जाता है, दूसरा आपका सर्वनाम शब्दों से बन जाता है भाववाचक संज्ञा। तीसरा किससे बनता है, क्रिया से बन जाता है, ठीक है ना। चौथा किससे बन जाता है, चौथा आपका बन जाता है विशेषण से, विशेषण से बन जाता है। और पांचवा कौन सा आता है, पांचवा आता है आपका अव्यय जो होता है, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा निर्माण किया जा सकता है। तो ये पांचों आपको याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा, वर्णमाला आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, शब्द विचार बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो जब आप चीजें पढ़ चुके हैं तो कंफ्यूजन तभी होता है जब आप चीजों को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है आपका ध्यान जाएगा भाषा पर और लघुत्तम इकाई पर, जबकि इस क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण शब्द है वो आपका क्या है, सार्थक। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे या आप आंसर गलत कर देंगे, आप बहुत तगड़े तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, जब अगर कहा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है तो वो आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा ध्वनि आ जाएगा, ठीक है ना। लेखन के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई तो आपका क्या आ जाएगा, वर्ण या अक्षर आ जाएगा। लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की अगर बात की जाए तो आपका क्या आ जाएगा, आपका शब्द आ जाएगा। क्लियर है। उच्चारण के दृष्टि से या ये ना भी लिखा हो किस दृष्टि से, भाषा की लघुत्तम इकाई तो ध्वनि हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। लेखन की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई तो वर्ण हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें सार्थक शब्द का इस्तेमाल ना होता और कह देता भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, और आप कहोगे सर इसमें ध्वनि दिया नहीं है, तब हमारा आंसर वर्ण हो जाता, क्योंकि ध्वनि इसमें दिया नहीं है। बात आई ना समझ में। लेकिन अगर कहा जाए उच्चारण की दृष्टि से या भाषा की लघुत्तम इकाई केवल इतना ही लिख दे और ध्वनि ऑप्शन में दिया हुआ हो तो हमारा आंसर ध्वनि होगा। लेखन की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई तो ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों दिया हो तब भी वर्ण ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप, साकार रूप वर्ण कहलाता है। बात आई ना समझ में। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, लेखन की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण,
लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि ये तीनों ही आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने आपको सर्वनाम का एक प्रकार बताया था, जिसमें हमने आपको 3 वर्गीकरण उसके बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष कौन है? जो उसके सम्मुख खड़ा होकर उसे सुन रहा है, यानी कि जो श्रोता है, वो कौन है? मध्यम पुरुष है। अन्य पुरुष कौन है? कि जिसके विषय में बात की जा रही, जो आमने सामने नहीं है, कहीं इधर उधर है, ठीक है ना, सीधे संपर्क में नहीं है दोनों के, वो कौन हो गया? वो अन्य पुरुष हो गया। तो ये तीनों प्रकार के उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हमने किस प्रकार के सर्वनाम के वर्गीकरण आपको बताए थे? पुरुषवाचक सर्वनाम के वर्गीकरण हमने आपको बताए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 वर्गीकरण होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष कौन है? जो श्रोता है, सुनने वाला है, वो मध्यम पुरुष हो गया। और अन्य पुरुष कौन है? जिसके विषय में बात कही जा रही है, जो सीधे संपर्क में नहीं है, लेकिन उसके विषय में बात हो रही है, वो कौन हो जाएगा? वो अन्य पुरुष हो जाएगा। और ये तीनों वर्गीकरण किसके हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के वर्गीकरण हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। अब बड़ी जल्दी आपका ये वाला जो मिसलेनियस रिवीजन है, एक छोटा सा, जो हमने सोचा था कैसे करवा दिया जाए, ताकि पीछे का संपर्क आपका खत्म ना हो पाए, जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है ना? तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। उसके बाद से फिर यही क्रम हमारा रिवीजन का, टॉपिक पढ़ने का, रेगुलर क्लास का, ये चलता रहेगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।